जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम जो कि सीटेट 2026 में होना है। अगर समय देखें तो फिर मुश्किल से 40 दिन का शेष समय और है, क्योंकि जुलाई महीने अब होने वाला है, उसके बाद अगस्त है, फिर जाके सितंबर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सालवर्ट पेपर जो कि 2011 से 25 के मध्य में पूछा गया था, और ये एसएसटी का पार्ट है, नागरिक शास्त्र। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न है ना वह अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें मैं कूट आधारित प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आजकल के पैटर्न के आधार पर चलता है। क्या? कूट आधारित प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों अंतिम में एक होमवर्क रहता है, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यहां पर जितने भी क्वेश्चन है वहां कूट आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको एक प्रश्न के अंतर्गत 2 से 3 नंबर को अतिरिक्त जानकारी मिलेगा। यानी कि अगर वन लाइनर का क्वेश्चन आता है तो फिर 2 से 3 नंबर का जानकारी मिल गया। अगर कूट आधारित प्रश्न आता है तो उसके लिए भी आपको यहाँ क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विविधता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहां पर दिया है कि विविधता का अर्थ मनुष्यों के बीच वंशानुगत आधार पर भाषाई, संस्कृति एवं धार्मिक विभिन्नता से है। दूसरा है विविधता भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक और ना ही दो सही। क्या हो सकते हैं इसका आंसर बताओ। इसे ना पहले आराम से पढ़ना, फिर जाके आंसर देने का प्रयास करना, अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करना, और जितने भी आपसे सही होता है उसे हमें कमेंट करके बताना कि सर इतना सही हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, विविधता। विविधता जो है मनुष्यों में देखा जाए तो फिर वंशानुगत के आधार पर भी देखने को मिलता है ना। अलग अलग वंश में जो पैदा होते हैं उसमें क्या होता है, विविधता होती है। साथ ही सांस्कृतिक रूप से किसी का सांस्कृतिक अलग है, किसी का सांस्कृतिक अलग है। हमारे देश का संस्कृति, भारतीय संस्कृति अलग है, यूरोपीय संस्कृति अलग है ना। और धार्मिक विभिन्नता तो देखने को मिलता ही है। तो इस हिसाब से जो सही है पहला ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा, विविधता भौगोलिक स्थिति से भी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ये हमारा भारत देश है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये इलाका समुद्री का है, ये प्रायद्वीपीय पठार का है, यहाँ पर क्या है, हिमालयी क्षेत्र है। तो देखा जाए तो फिर सभी क्षेत्र का जो है भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से भी विविधता देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि दूसरा भी सही है। अब देखो ऑप्शन में एक और दो सही है क्या? बिल्कुल है, और वो भी तीसरे ऑप्शन में है। इसका मतलब सी आंसर सही रहेगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से प्रश्न को हल करना है आराम से। दूसरा प्रश्न है, भेदभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भेदभाव जो होता है आज के दृष्टिकोण में देखा जाए तो फिर कह सकते हैं छुआछूत है, या फिर भेदभाव है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यही भेदभाव है। तो ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है कि भेदभाव पूर्वाग्रहों से भी संबंधित हो सकता है। ऑप्शन 2 है यह आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों से संबंधित है। बताइए आंसर क्या रहेगा। समझते हुए पढ़ना है। सबसे पहली बात देखो, भेदभाव पूर्वाग्रहों से, यानी कि पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है, बिना तथ्यों को जाने अगर आप किसी के कहे हुए बातों को लेकर अगर भेदभाव करते हो तो उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका मतलब सही है, क्योंकि आज भी चलता है, किसी ने कह दिया बिना तथ्यों को जाने आप उसे को मानकर भेदभाव कर रहे हो। दूसरा बात, यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों से भी संबंधित है भेदभाव। कोई आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा आदमी है तो कोई छोटा आदमी को बड़ा आदमी हीन भावना के साथ देखता है। सांस्कृतिक, कई लोग जो है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं और दूसरे की संस्कृति को छोटा बताने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो फिर एक और दो दोनों ऑप्शन सही हैं।
जो कि सी में दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय समाज में भेदभाव देखा जा सकता है? बताओ कौन से ऐसे आधार है जिसके हिसाब से भारतीय समाज में भेदभाव देखा जा सकता है? बताइए। धार्मिक आधार, आर्थिक आधार या सामाजिक आधार पर? केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन, सही क्या रहेगा? दोस्तों आपको ना अपने परिवेश में लेकर इसे चलना है। भारतीय समाज, क्योंकि भारतीय समाज में हम सभी लोग आते हैं, तो यहां पर देखना, अभी जस्ट बताया था ना, धार्मिक आधार पर कई लोग जो है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, किसी के धर्म को छोटा मानता है। तो ऐसा नहीं होता, सबका अपना अपना धर्म श्रेष्ठ होता है। तो ये तो क्या है, धार्मिक आधार पर बिल्कुल सही बात है कि भेदभाव होता है। आर्थिक आधार पर जस्ट बताया था आपको, ये भी सही है। सामाजिक आधार पर यानी कि कई लोग जो है अपने समाज को श्रेष्ठ बताते हैं। अच्छा, समाज में भी क्या रहता है, बड़ा और छोटा रहता है। तो यहां पर भी देखा जाए तो फिर भारतीय समाज में जो भेदभाव होता है, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, ये तीनों ऑप्शन सही रहेगा और ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से सही का चयन करें। भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से सही का आपको चयन करना है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाना था, जिसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित थी। बताइए आंसर क्या सही रहेगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही, या एक और दो दोनों गलत रहेगा? पढ़ो आराम से, क्या हो सकता है? चलिए एक एक को देखते हैं हम लोग। यहां पर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया, तो बिल्कुल 100% सही है। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में बना था और इसी के हिसाब से संविधान सभा का गठन किया गया था, जिनका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा द्वारा किया जाना था, जिसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित थी। अब देखो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, हालांकि प्रारंभ में 399 सदस्य थे, है ना, बाद में जब देश के विभाजन हो गया तो इनकी संख्या कम हो गई थी। आपको देखना है इनमें जो निर्वाचित सदस्य थे वह प्रति सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था और ये विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो ये जो बात है वह सही है, लेकिन इसमें एक शब्द और लिखा है जिसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देशी रियासत के जो सदस्य वहां पर मौजूद थे वहां भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो ये गलत है, क्योंकि देशी रियासतों के जितने भी सदस्य शामिल हुए थे उनको मनोनीत के आधार पर किया गया था। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन गलत रहेगा और यहां पर एक सही है, तो ऑप्शन ए रहेगा जिसमें केवल एक सही होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना प्रस्तावना को रट लेना, ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक जो शब्द वाले है ना बहुत लंबा सा, उसको आप रट लो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, प्रस्तावना में मिलता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। सबसे पहली बात, प्रस्तावना को पढ़ोगे तो उसमें 3 न्याय की बात किया है और वो न्याय है सामाजिक न्याय, मतलब देश के लोगों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है न्याय के लिए। तो ऑप्शन सी सही रहेगा जिसमें 1 और 2 और 3 सही रहेगा। धार्मिक न्याय नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि आपके अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। लेकिन प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में एक जगह धर्म शब्द जरूर लिखा है, लेकिन धार्मिक रूप से न्याय
ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन सही रहेगा और ये सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और भी पढ़ना चाहते हो तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। 6वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। जैसे कि हमारे देश में भी क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, जनता स्वयं चुनती इसको। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है सहभागिता, विवादों का समाधान, समानता तथा न्याय। सहभागिता है क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना है, सबका सहयोग करना है। ठीक है, विवादों का समाधान इनके लिए क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, व्यवहारिक न्यायालय, तो सभी प्रकार के न्यायालय यहाँ पर मौजूद है। यानी कि विवादों के समाधान के लिए समानता तथा न्याय है, सभी लोगों को एक समान लेकर चलना है और एक न्याय व्यवस्था के तहत देखना है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों हमारी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है, जो कि डी में आता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। बताओ, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगर आप पढ़ोगे भारतीय संविधान के बारे में तो उसमें आता है 3 सूची। ठीक है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार नियम बनाती है और पालन करती है। केंद्र सूची में केंद्र सरकार नियम बनाती है और पालन करती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाती है और वहां लागू होता है। अब यहां पर क्या पूछा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। पहला, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, तो ये जो है राज्य सूची में नहीं आएगा, ये केंद्र सूची में आएगा, क्योंकि विदेशी मामलों का राज्य नहीं देखता, केंद्र देखता है। इसका मतलब एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा क्या है, नए 100 रुपए का नोट जारी करना, तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्य सरकार के पास पावर नहीं है कि वहां नोट जारी करे, ये केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कि प्रारंभिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, ये सही रहेगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन रहता है और वह मिड डे मील योजना को लागू करे या ना करे वो उनके ऊपर है। इस हिसाब से तीसरा सही है। किसानों को विद्युत उपलब्ध कराने का जो निर्णय है वह भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब 3 और 4 सही रहेगा और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है। निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दुर्लभ उदाहरण स्विट्जरलैंड है। दूसरा है, वर्तमान समय में लोकतंत्र 2 प्रमुख रूपों में पाया जाता है। ये प्रश्न ना एकदम से डीपली प्रश्न है, आप इसको समझना, विस्तार से बता रहा हूं। यहां पर पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुर्लभ उदाहरण स्विट्जरलैंड है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात ये होता है, स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था है कि मान लो जाए वहां के सरकार को कुछ नियम बनाना है तो चुने हुए प्रत्याशी तो वोट देंगे ही, साथ ही वहां के जो जनता है वो लोग भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाने का काम करता है। यानी कि वहां की जो जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से निर्णय, कानून व्यवस्था लागू कराने में, निर्णय बनाने में वहां सहभागिता देता है और विश्व का एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। दूसरे ऑप्शन पर जो है, वर्तमान समय में लोकतंत्र 2 प्रमुख रूपों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। एक तो है प्रत्यक्ष है और एक है अप्रत्यक्ष। तो हमारा भारत देश इसी में आता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे, इसमें जनता की सरकार, जनता जो है सरकार के प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही जो प्रतिनिधि है सरकार में जाकर नियम, कायदे, कानून का निर्माण करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष हम लोग भूमिका निभाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से बताया था स्विट्जरलैंड, वहां की जनता स्वयं निर्णय बनाने का कार्य करती है अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा और ये किस में है, सी में दिया हुआ है। 9वां नंबर का प्रश्न है,
कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। दूसरा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। अब देखो पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन का संगठित करना, जैसे कि अभी दिल्ली में चल रहा था, है ना, नीट पेपर एग्जाम का। तो ये जो है हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था किया गया है कि लोग अपने सामाजिक संगठन के तौर पर बना सकते हैं और सरकार के जो कार्य है उसको चुनौती दे सकते हैं। अगर सरकार गलत है तो उसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है वहाँ सही है। दूसरा है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति तो देता है, लेकिन सभी लोग नहीं जुड़ पाते उसमें, तो ये भी एक बात है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, ठीक है। अब इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं और डी ऑप्शन में दिया है। 10वें नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में सही कथन पर विचार करें। लोकतंत्र में चुनाव, जैसे हमारे देश लोकतांत्रिक है तो यहाँ पर चुनाव के संबंध में सही विचार करें। ऑप्शन पहला, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये सही रहेगा। जैसे कि हम अपने क्षेत्र में लोकसभा सांसद का चयन करते हैं या विधायकों का चयन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो तो चयन हो गया, फिर वही जो है सरकार में जाकर पूरे देश के लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं और लागू करने का काम करते हैं। यानी कि हम जो है अप्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र के हिस्सेदारी के रूप में रहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। तो बिल्कुल है, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। अगर आपको सरकार वर्तमान ठीक नहीं लगता तो नेक्स्ट जो 5वें वर्ष होगा जिसमें इलेक्शन होगा आप उसमें बदल सकते हो, आराम से बदल सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 और 2 दोनों सही है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है भारतीय संसद पर, ठीक है। क्या लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो यह सरकार बना सकती है। दूसरा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। बताइए आंसर क्या रहेगा इसका। सबसे पहली बात देखो, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो यह सरकार बना सकती है, तो गलत है। हमारे देश में 272 सदस्य होना चाहिए लोकसभा में, ठीक है। अब ये 272 जो है जिनके पास आ गया, इसका मतलब है +1 आ गया, इसका मतलब वह बहुमत साबित करता है। तो जो बहुमत साबित करता है वही सरकार बना सकती है, ना कि कोई भी राजनीतिक दल जो लोकसभा में कितना भी, भाई मान जो कोई 100 है, कोई 150 है, कोई 200 है, तो वहां सरकार नहीं बना सकता। भले आप गठबंधन करो, उसके बाद 272 को क्रॉस करना है तभी जाके बन सकता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन गलत। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, तो ये सही रहेगा, ठीक है। ये तीनों अंग हैं। आंसर क्या रहेगा, केवल 2 सही, सी में दिया हुआ है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। बताओ, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही का चयन करना है। पहला, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा कोई भी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। बताओ, वीडियो को पढ़ना पड़ेगा तब जाके आंसर मिलेगा, प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक राज्य से अपना राज्यसभा सदस्य भेजते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 40
राज्यसभा सदस्य हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है राज्यसभा कोई भी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती और ना ही इसके लिए सहमति आवश्यक है। तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कानून लाता है, जैसे कि आज के डेट में जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय अभी संसद में क्या चल रहा है कि जो नीट भर्ती पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित एक नया कानून ला रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़ा है। तो इसके लिए लोकसभा में पेश किया जा रहा है, यहाँ से पेश होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पेश होगा, तब जाके फाइनली राष्ट्रपति के सिग्नेचर के हिसाब से वहाँ बनता है। अब ऐसा नहीं कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में जाके अगर पास नहीं होता है तो वहाँ बिल रद्द हो जाता है या रुक जाता है, लटक जाता है। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक सही है। और ये किस में दिए हैं? ए ऑप्शन में। एक सही है किंतु दो गलत है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। अब आपको राज्यपाल देखना है, राज्य का, ठीक है। पहला, राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। कहा जाता है क्या? जिस प्रकार से देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक सरपंच होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वहाँ राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनकी शपथ की बात अगर कोई पूछ दे तो राज्यपाल की जो शपथ दिलाने का कार्य है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही रहेगा और दो गलत है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। पटवारी, जिसे लेखापाल भी कहते हैं, तो पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में सही का चयन करें। पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में सही का चयन करना है। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूहों की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मान लो एक ग्राम पंचायत है, हो सकता है कई पटवारी ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत 5, 6, 10 ग्राम पंचायत एक साथ होती हैं, तो ये सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है ना। तो ये जो है पटवारी का काम है कि किसी ग्राम पंचायत या अपने अधिकार क्षेत्र में जो खेत आता है जिसमें बुआई का काम करता है, तो उसके लिए सरकार को अवगत करने का कार्य करता है कि इस फसल में या इस समय कौन कौन सी फसल बुआई की है। तो 1 और 2 ऑप्शन सही है जो कि डी में दिया हुआ है। कौन से ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? बताओ। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा का सदस्य। क्या लिखा है? ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। 2, 3, 4 या 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 क्या हो सकता है? ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वह 2 लोगों के लिए होता है। एक तो होता है सरपंच के लिए और एक होता है वार्ड के सदस्य यानी कि पंचों के लिए, ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य है या सचिव, इनका चुनाव नहीं होता। इसका मतलब सरपंच और वार्ड के सदस्य पंचायत में चुनकर आते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। ऑप्शन के हिसाब से बी में सही दिया हुआ है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज, दोस्तों यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज का जो अनुसूची नंबर 11 है उसमें पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है ना। अब आपको देखना है कि पंचायती राज में से संबंधित है ग्राम पंचायत, विधानसभा, पंचायत समिति या जिला परिषद। क्या रहेगा बताओ? पंचायत समिति के अंतर्गत जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया उसमें एक आता है, सबसे नीचे में ग्राम पंचायत आता है, उसके ऊपर में पंचायत समिति यानी कि जो जनपद पंचायत है वो आता है, उसके ऊपर में जिला पंचायत है वो आता है। यानी कि 1, 3, 4 सही रहेगा, विधानसभा नहीं है क्योंकि विधानसभा जो है अलग है।
इसका जो निर्वाचन है वहाँ मुख्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत, उसके बाद जनपद पंचायत या जिला पंचायत की जो निर्वाचन है वहाँ राज्य निर्वाचन के माध्यम से होता है। तो 1, 3, 4 सही रहेगा और ये सी में दिया हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में सही कथन का चयन करें। बताना है भारत में जो उच्च न्यायालय है इसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन 1 है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। क्या आ जाएगा बताओ इसका आंसर। देखो पहला क्या है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि भाई देखो अपना अपना राज्य में एक उच्च न्यायालय है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उच्च न्यायालय उस राज्य के सरकार के काम करता है। भाई उच्च न्यायालय हो चाहे कोई भी न्यायालय हो वह स्वतंत्र है, किसी के पक्ष में नहीं रहता, वह सत्य के पक्ष में रहता है। तो ऑप्शन 1 गलत रहेगा कि वह राज्य सरकार की ओर से कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कैसे गलत, देखो यहां पर क्या है, देखो उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। और ये जो राष्ट्रपति जो है, जैसे ये राष्ट्रपति है, ये जो है उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इससे परामर्श लेते हैं और परामर्श लेने के बाद ही चयन किया जाता है कि किनको मुख्य न्यायाधीश के तौर पर या अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं उस पद पर किसी को आसीन करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया जाता है। तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। भारत में जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, तो कौन सुनिश्चित करता है बताओ। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से सरकार की अलग, यहां पर अलग रहेगा, सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। तो सरकार जो है, सरकार का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। सरकार जो है न्यायपालिका के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि ये स्वतंत्र है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है, बताओ की जा सकती है क्या? नहीं। न्यायाधीशों के जो व्यवहार हैं, चाहे जैसा भी व्यवहार हो, वह संसद में उस पर चर्चा नहीं होती, बशर्ते न्यायाधीश के द्वारा अगर संविधान के कोई भी अनुच्छेद है या उनके विचार है उस पर अगर हस्तक्षेप करता है, अपना निर्णय लादने का काम करता है, तो इस स्थिति में संसद में जरूर चर्चा होती है। तो फिलहाल के रूप में गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लेखित है। बिल्कुल सही बात है कि भाई न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता। हटाने के लिए जो संविधान में उल्लेख है उसी हिसाब से उसे हटा सकते हैं। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन में क्या है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं, तो गलत। सेवानिवृत्त होने के बाद वहाँ स्वतंत्र हो जाता है। हालांकि सरकार जो है बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से किसी कमेटी का अध्यक्ष बना देते हैं या अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात कार्य नहीं करता, तो चौथा गलत है। अभी इस हिसाब से 1 और 3 सही है जो कि डी में दिया हुआ है, ठीक है। डी में यहां दिया हुआ है। 1900 नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया, बताओ। न्यूनतम वेतन क्या होता है? यानी कि एक तय कर दिया गया है, जैसे कि कोई मजदूर है, ठीक है, तो एक मजदूर को पता है कि ये काम करता है तो इसके लिए इतना रुपए
फिक्स है, इससे नीचे वहां नहीं दे सकता। भले एक्स्ट्रा देने हैं आपके ऊपर है, लेकिन नीचे नहीं देने हैं। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिले। सही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, ये भी सही है। आज के डेट में मालिक लोग क्या करते हैं, मजदूरों से काम करवाते हैं लेकिन वहाँ उतना पैसा नहीं देता, तो इससे क्या है, बचाने के लिए है। तीसरा, मालिकों के मुनाफे लाभ को घटाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑप्शन 1 और 2 सही रहेगा, जो कि बी में दिया हुआ है। दोस्तों अब अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत होती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत होती है, क्या होती है? ऑप्शन है, कई जिला परिषद होती है, कई ग्राम पंचायतें होती है, कई नगर पालिका वार्ड होती है, या कई ग्राम सभाएं होती हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।